दोस्तों, जंग के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ईरान की इस्लामिक सेना ने अमेरिका के कई जहाजों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। उधर एक और जंगी जहाज यूएसएस फोर्ड में आग लग गई है, कई नौसैनिक उसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा इराक में यूएस एयरफोर्स का KC-135 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के सहयोगी इराकी मिलिशिया ने इस पर मिसाइल अटैक किया है और एक और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि अमेरिकन सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये दोनों जहाज इनका मिड एयर कोलिजन हुआ जिसमें एक जहाज क्रैश हो गया। उधर वॉशिंगटन से खबर आ रही है कि तकरीबन 150 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं ईरान के हमलों में, जिसमें बहुतों की हालत क्रिटिकल है और उन्हें जर्मनी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और सबसे बड़ी खबर जो जंग से आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आप कह सकते हैं हिला दिया, अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, वो हॉर्मुज़ की खाड़ी से आ रही, जहां अभी भी ईरान की इस्लामिक नौसेना का कब्ज़ा कंट्रोल बरकरार है। अमेरिकन नेवी पीछे हट रही हैं और पिछले 48 घंटे में तकरीबन 16 वेसल्स यानी शिप जिसमें ऑयल टैंकर भी शामिल हैं, कार्गो शिप भी शामिल है, उस पर हमले हुए हैं। और यहाँ पूरी तरह से जो कंट्रोल है ईरान का ही है और सारा मूवमेंट, चाहे गैस का मूवमेंट हो, ऑयल टैंकर्स का मूवमेंट है, रोक दिया गया है। चाहकर भी अमेरिकन नेवी हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। अब दोस्तों, ये बात तो अमेरिकी सेना की थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। बात इजराइल की भी कर लेते हैं। कल रात से सुबह तक, बल्कि यूँ कहूँ दोपहर तक, इजराइल के कई शहरों में ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का कहर जारी रहा। और यही नहीं, लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है। जेरूसलम पोस्ट ने कहा था कि परसों रात से अब तक कई 100 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं उत्तरी इजराइल पर। अगर आप तबाही का मंजर देखें तो ना सिर्फ इजराइल की राजधानी तेल अवीव या फिर हाइफा पोर्ट सिटी या फिर जेरूसलम या फिर बनई बराक सिटी, कई ऐसे शहर हैं इजराइल के जहां पर ज़बरदस्त हमले हुए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल से। और ये हमले नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के आने के बाद और तेज़ हुए हैं। अब दोस्तों, इजराइल में जिस पैमाने पर तबाही हुई है शायद उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोज़ गाज़ा के हैं, ये वीडियोस तेल अवीव के हैं। जब तक आप पूरी तरह से वीडियो को वेरीफाई ना करिए तो गाज़ा और तेल अवीव या इजराइल के शहरों में अब अंतर करना बहुत सी तस्वीरों में बड़ा मुश्किल है। अब जाहिर तौर पर अमेरिका के प्लेन्स जो हैं वो क्रैश कर रहे हैं, जो उनके वॉरशिप्स हैं उन पर मिसाइली हमले हो रहे हैं, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक हताहत हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर कब्ज़ा अमेरिका नहीं कर पा रहा है, उस पर कब्ज़ा ईरान का बरकरार है। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्राइसिस खड़ी हो रही है, शेयर मार्केट नीचे आ रहे हैं और अमेरिका में दबाव ट्रंप पर बढ़ता चला जा रहा है। और शायद इसीलिए ट्रंप ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान वॉर इज़ एंडिंग सून, यानी अमेरिका जल्द ही ईरान की जंग ख़त्म करने जा रहा है। ये उनका ताज़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इस स्टेटमेंट के इससे मायने नहीं है क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि ये जंग अब तभी ख़त्म होगी जब अमेरिका गल्फ़ के बेसिस से, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, जब तक ये बेस खाली नहीं कर देते, अमेरिका की सारी सेना वापस नहीं लौटती, पीछे नहीं हटती, तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। मुस्तफा खामनेई का ये भी कहना है कि जंग अब हमारी शर्तों पर ख़त्म होगी, यानी जंग अब हम ख़त्म करेंगे, ट्रंप नहीं करेंगे। अब दोस्तों, अमेरिका की जो ज़मीनी सच्चाई है वो ये है कि ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो पहले से ही छाती पर चढ़ी हुई हैं राष्ट्रपति के। और इस बीच
अगर हम पॉलिटिक्स को अलग कर दें तो अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सबसे टॉप के सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉन बोल्टन ने कहा है, उन्होंने मीडिया से कहा है कि ईरान की जो जंग है ये वेनेजुएला की जंग नहीं है, यानी ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। और जॉन बोल्टन ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने से पहले ईरान को मिस कैलकुलेट किया, यानी कहीं ना कहीं उनका ये मिस कैलकुलेशन है, ईरान की सेना को, ईरान की स्ट्रैटेजी को कम करके आंका है और इसलिए वो मिस कैलकुलेट कर गए हैं, यानी ट्रंप अब फंस गए हैं। कौन कह रहा है? अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन। अब दोस्तों अगर आप देखें तो आज जंग का 14वां दिन है, एक तरह से पूरा पखवाड़ा पूरा हो रहा है, लेकिन कोई आसार नहीं दिख रहे। ट्रंप इस जंग को किसी तरह से, किसी सूरत से रोकना चाहते हैं, वो बहाने ढूंढ रहे हैं, कोई उनको सेफ एग्जिट मिल जाए। लेकिन मुस्तबा खामनाई का कहना है कि हमें एक एक जुर्म का, एक एक हमलों का बदला लेना है और पूरी अमेरिकी सेना से गल्फ खाली करा लेना है, यानी हर बेस को शट करना है, ख़त्म करना है, तब हम जाके चैन लेंगे। तो मुस्तबा खामनाई की बातों से, उनके ऐलान से, जो कल उन्होंने बयान जारी किया, उससे ऐसा लगता है कि जंग अभी लंबी चलेगी और जितनी जंग ये लंबी खिंचेगी उतनी मुसीबत नेतन्याहू और ट्रंप के लिए। और यहाँ पर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ट्रंप को नवंबर में इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, मिड टर्म पोल का, जहाँ उनकी पार्टी की हालत बड़ी खस्ता है, और नेतन्याहू को अक्टूबर में चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। तो दोनों ही नेता फंस गए बुरी तरह से। आगे क्या होने जा रहा है इसको लेकर मैंने आज बॉबी नकवी, जो गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, 24 साल गल्फ न्यूज़ में काम किया, 24 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 24-25 साल से गल्फ में, इजराइल को भी बहुत भीतर से जानते हैं। ट्रंप के बारे में भी पूछा, युद्ध विराम के भी बारे में पूछा, और मैंने बॉबी नकवी से ये भी कहा, जिनका बड़ा नेटवर्क इजराइल में भी है, कि बॉबी साहब ये बताइए कि इजराइल के अंदर की हालत क्या है, क्या अस्पताल फुल है और लोग बेचैन हैं, झड़पें हो रही हैं वहाँ लोगों के बीच में और अथॉरिटीज़ के बीच में? सुनिए क्या कहा बॉबी नकवी ने। बॉबी साहब, आप तो 24 साल गल्फ न्यूज़ में रहे और पूरी तरह से, मतलब इस तरह के कन्फ्लिक्ट को आपने देखा है। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ा नुकसान अमेरिकी सेना का हुआ है। अब आप सोचिए, KC-135, 2 बड़े रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो सारे फाइटर जेट्स को आसमान में तेल की सप्लाई जो है वो इंश्योर करते हैं, उनका ध्वस्त होना, एक जहाज पूरी तरह से क्रैश कर गया, एक जहाज डैमेज हो गया। इसके अलावा कई मिलिट्री बेसिस पर पिछले 24 घंटों में रडार अमेरिका का ध्वस्त हुआ है। और इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है कि उनका सबसे बड़ा जो जंगी जहाज है USS फोर्ड, उसमें आग लग गई, वहां पर सेलर घायल हो गए। अगर आप हॉर्मुज की स्थिति देखें, खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी की, तो वहाँ नेवी जो है अमेरिका की पीछे जा रही। क्या आपको लगता है कि मिस्टर ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में, और रास्ता ढूंढ रहे हैं, कंप्रोमाइज़ का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इस युद्ध से एग्जिट करें? देखिए, जो वॉर के, जो इस जंग के जो डेली जो कॉस्ट का जो एस्टिमेट आ रहा है वो वेरी करता है, $900 मिलियन से लेके $1.5 बिलियन पर डे। माय गॉड, $1.5 बिलियन पर डे, पर डे, खरबों का नुकसान जी, डेली प्रतिदिन। खर्चा इस जंग को सस्टेन करने में अमेरिका का खर्च हो रहा है, इतना पैसा, इसमें वो नुकसान शामिल नहीं है। जो थर्ड की बैटरीज, जो $500 मिलियन या $1 बिलियन की बैटरीज, जो एयर डिफेंस की बैटरीज जो उड़ाई हैं ईरान में, इसमें वो शामिल नहीं है। कल जैसे मैंने कहा था कि 3 बैटरीज वो साउथ कोरिया से ला रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि बैटरीज यहाँ जॉर्डन में और दूसरी जगह डैमेज हुई हैं। इसमें वो नुकसान शामिल नहीं है जो अभी, जैसे आज आपने बताया कि आज वो KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ, क्रैश हो गया जी, जो क्रैश हुआ है जी, दूसरा डैमेज हुआ है, और जो दूसरे जो नुकसान हो रहे हैं वो शामिल नहीं है। पेंटागन, जाहिर बात है कि उनको सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि उनको पैसा चाहिए, इस जंग को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए वो US कांग्रेस पे जाएंगे, और पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स इस बात के लिए तैयार नहीं है कि
और पैसा दिया जाए। ज्यादा पैसा इसके लिए रिलीज किया जाए। तो जाहिर बात है कि अमेरिका के लिए देखिए, एक तो जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ सस्टेनिंग दिस वॉर, दूसरी चीज है जो जान का जो नुकसान है। यूएस जान सोल्जर्स माल का, का जी 8 का जी। नंबर आया है, 150 घायल हैं, 150 में से कई ऐसे क्रिटिकल हैं जो जर्मनी की, जो देखिए जब जर्मनी जब भेजा जाता, जर्मनी में इनका बेस है, जर्मनी जब यूएस सोल्जर्स को, इंजर्ड सोल्जर्स को पहले इराक से भी भेजे जाते थे, तब भेजा जाता है जब वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। जब ये सोल्जर्स क्रिटिकल इंजरी सस्टेन करते हैं तो इनको जर्मनी भेजा जाता है वहां पे इलाज के लिए। तो आने वाले वही, तो जान का जो नुकसान है, माल का तो है ही है, जान का जो नुकसान है वो भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, एक तो जो इंटर ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बढ़ रही है, रीजनल इकोनॉमिक कॉस्ट इनके एलाइज की बढ़ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चौतरफा चौतरफा देखा जाए तो हर तरफ से ये जंग एक कहना चाहिए कि एक ऐसे उसमें मुकाम पे पहुंच रही है कि इनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। जी हैंडल दीपक। करना। जी जी जी, बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प पूरी तरह से फंस गए। मैं आऊँगा ट्रम्प के सवाल पर तो आऊँगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हम कहते थे कि इजराइल वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, उनका एयर डोम है, एक आप कह सकते हैं लोहे जैसा सुरक्षा कवच है कि कोई मिसाइल वहाँ पर गिर नहीं सकती। लेकिन पिछले 72 घंटों की अगर मैं बात करूं तो लेबनान से हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से जो ईरान की सेना है, इस्लामिक सेना, ताबड़तोड़ हमले मिसाइलों से हो रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट जो वहाँ का अखबार है, उसने कल भी रिपोर्ट किया था कि 200 300 मिसाइलें वो एक रात में गिर रही हैं। कुछ तस्वीरें मैं देख रहा था, ये कहना मुश्किल है कि ये गाज़ा की तस्वीरें हैं या तेल अवीव जैसी शानदार खूबसूरत राजधानी की। पूरी बिल्डिंगें जो हैं, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें जो है वो खंडहर में तब्दील हो रही हैं। ये जो स्थिति इज़राइल की बन गई है, क्या बाबू भाई आपको लगता था, क्योंकि आप तो गल्फ को 24 वर्षों से वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या आपको भी इस बात का इल्म था या आपको बिल्कुल इल्म नहीं था कि इतना बुरी तरह ईरान डैमेज कर देगा इज़राइल को सिर्फ 3-4 दिन के अंदर? देखिए, नेतान्याहू ने आज 14 दिन हो चुके हैं। नेतान्याहू को ये बात, इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक तो ये कि जंग इतनी लंबी चलेगी, दूसरा कि ये ईरानी मिसाइल्स इस तरीके से पूरे इसराइल को कवर कर लेंगे। यानी सेंट्रल इसराइल से लेके, जेरूशलम से लेके, नॉर्दर्न इसराइल से लेके और हाइफा, ये सारे जो रेजिडेंशियल हब्स हैं, कमर्शियल हब्स हैं, मिलिट्री हब्स हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी हब्स हैं, हर जगह ईरान से अटैक हुए हैं। और जो पिछले कुछ दिनों में जो हिजबुल्लाह ने जो मुहाज खोला है, जो फ्रंट खोला है, उससे जो जितना नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता है दीपक भाई कि ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह से कहा है कि आप वो फ्रंट खोले रखिए और आप इसराइल का ध्यान रखे रखिए, बाकी इसराइल के बाहर जितने बेसेस हैं उनको ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह से इतनी ज्यादा इस टाइम इतना अटैक हो रहा है, इतना वाइड स्प्रेड है और इतने वो इफेक्टिव हैं कि ईरान की एक बड़ी ताकत, मिलिट्री की एक बड़ी ताकत उस रीजन में, नॉर्दर्न इसराइल में लगानी पड़ी है। ये डाइवर्जन जो है ये इसराइल को काफी महंगा साबित हो रहा है। जी पिछले दिनों में कैजुअलिटीज भी काफी हुई हैं। आज उन्होंने एक रिवाइज डेटा इशू किया है, जो इंजर्ड की जो संख्या है इसराइल में करीब 2900 से ज्यादा हो गई है। अब उसमें हालांकि इनका कहना है कि वो इसमें जो मॉडरेट और सीरियस इंजरीज हैं वो काफी कम है, जो मामूली इंजरीज हैं वो ज्यादा हैं। हालांकि इसमें जो इन्होंने जो कैजुअलिटीज यानी जो मौतें हुई हैं इजरायली सोल्जर्स की और सिविलियंस की, उसका डेटा अभी तक अपडेट नहीं किया है। नहीं, जी जी जी। बॉबी भाई, इजराइल में भी आपके कई कांटेक्ट हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, मेडिकल फ्रंट पे क्या अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है? इतने ज़्यादा इंजरीज हैं कि घायलों की जो है के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ रहे हैं, बेसमेंट्स में हॉस्पिटल बन रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो सहमे हुए इजरायली नागरिक हैं, लोग हैं, वो देश छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं और एयरपोर्ट बंद हैं,
बंदरगाह बंद हैं, कोई रास्ता जाने का नहीं है, बहुत बेचैनी है। कुछ झड़पें भी लोगों के बीच में और अथॉरिटीज़ के बीच में हुई। वहाँ के अखबार क्या कह रहे हैं, रिपोर्टर क्या कह रहे हैं? जाहिर बात है दीपक भाई, देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई भी अगर जो हाई कैजुअलिटी इवेंट्स होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में अगर लोग इंजर्ड होते हैं या मरते हैं, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। हालांकि इसराइल को ऐसा माना जाता है कि वो अपना एक हमेशा उनका जो हेल्थ केयर सेक्टर है बैटल रेडी रहता है। मेरे ख्याल से इस बैटल रेडीनेस के बावजूद ये देख रहे हैं कि कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, टेम्परेरी फैसिलिटीज बनाई गई हैं और घायलों की तादाद भी बढ़ रही है। बढ़ तो रही। देखिए, जाहिर बात है कि बैटल में इस तरह की बैटल, यानी 14 दिन पूरे हो चुके हैं, 15वें दिन में हम लोग जा रहे हैं, तो 14 दिन के बाद जाहिर बात है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसराइल जैसी कंट्री का भी चरमराने लगेगा। दूसरी ओके। बात दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, जो आज तो निकलना अखबार चाहते हैं। भी जी। निकलना चाहते हैं, जो अखबार अखबार जो आज तो इसराइल के अखबार भी कहने लगे हैं कि भाई जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप यहाँ से निकालिए। उनको आज शायद जेरूशलम पोस्ट या टाइम्स ऑफ इसराइल का एडिटोरियल है, बाकायदा उन्होंने कहा है कि इजरायली एयरलाइंस जो है नाकाम रही हैं लोगों को यहाँ से निकालने में और लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करने में। यानी वो भी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई जब इतनी बमबारी हो रही है तो आप यहाँ से लोगों को जाने दीजिए, आप सही फ्लाइट्स बात। उड़ाइए और लोगों को बाहर निकालिए। जी। सही है। ये सही बात आप कह रहे हैं कि इतनी बमबारी के बीच जहाँ हर दूसरी इमारत डैमेज हो रही हो, खासकर वो लोग जिनके पास 2-2 देशों की नागरिकता है, जिनका एक ठिकाना विदेश में है, उनको कम से कम जाने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। मिसाइलों के बीच में आदमी कितने दिन तक जिएगा? 14 दिन हो चुके हैं इस जंग के और पता नहीं कब तक ये जंग चलेगी। बहरहाल बहुत बुरी स्थिति और ऐसी स्थिति इज़राइल की पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुई, जो इस बार इन 14 दिनों में देखने को मिली। अब मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पर आ रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। हमने इज़राइल को डिस्कस कर लिया, हमने अमेरिका में अमेरिकन आर्मी और उसको जो नुकसान हो रहा है जान-माल का, वो भी डिस्कस कर लिया। बहुत बड़ा नुकसान है, एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं, फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं, रडार सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। क्या ट्रंप अब अब इस युद्ध को वाकई रोकना चाहते हैं? और क्या पुतिन से बात कर रहे हैं या वो टर्की से बात कर रहे हैं? अ, किस तरह से ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकल सकते हैं? दीपक जी देखिए, कल कल जब जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका जब डिटेल स्टेटमेंट दोपहर बाद आना शुरू हुआ, तो उसके बाद उन्होंने साफ अपनी मंशा, ईरान की मंशा साफ कर दी कि हम इस जंग को अभी खत्म नहीं करना चाहते। हम हम कोई सीज फायर नहीं चाहते, हम कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं चाहते जब तक ये हमारी जो कुछ मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। शर्तें, उसमें जी। उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें देखिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि इंटरनेशनल या जो हमारे और जो नुकसान हुआ है जान और माल का, इसकी भरपाई, इसका कॉम्पनसेशन चाहिए हमें, मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका के सारे बेसेस जितने हैं उनको आप खाली करिए इस रीजन से। जिस जिस पूरी रीजन की जो 6 कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज है, वहां से आप खाली करिए। ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज बट पूरे वाइडर मिडिल ईस्ट में भी, इराक में भी हैं, सीरिया में भी है, यहाँ से भी आप खाली करिए। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अब उनके लिए ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात करें। व्लादिमीर पुतिन तो ये चाहते हैं कि ये जंग लंबी चले, क्योंकि उनके लिए तो डॉलर की कमाई का, जो तेल से जो जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ रही है, ये कमाई का एक बहुत बड़ा बढ़िया मौका है। दूसरा जी। मौका ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान यूक्रेन से हट चुका है और गल्फ पे है, तो आप यूक्रेन में जो करना हो वो करिए। आप यूक्रेन से उन्होंने जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो रशिया के लिए तो बहुत अच्छा है। तो किसके इंटरेस्ट में है कि ये जंग खत्म हो जाए? ये सबसे ज्यादा तो इंटरेस्ट में है गल्फ कंट्रीज के, अमेरिका के और इसराइल के भी इंटरेस्ट में है कि इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। बस इन लोगों को एक मौके की, एक ऐसे रिस्पेक्टेबल एग्जिट रैम की तलाश है जिससे ये ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। जी, क्या आपको लगता है कि अगर ट्रम्प तैयार भी हो जाएँ तो क्या मुश्तबा खामनेई तैयार होंगे? या मुश्तबा खामनेई कहेंगे कि नहीं, पहले आप मुआवज़ा रखिए, पहले आप ये जो हमारी 3-4 शर्तें हैं इनको पूरा करिए,
तब हम सीज फायर करेंगे। ट्रम्प तो खैर चाह ही रहे हैं कि वो किसी तरह से समझौता हो जाए, लेकिन मुश्तबा खामनाई का स्टैंड अभी क्या है? क्योंकि सवाल तो ये कि जब तक मुश्तबा नहीं चाहेंगे तब तक ये जंग रुक नहीं सकती। दीपक जी, जो मुस्तफा खमैनी का जो पब्लिक स्टेटमेंट था, उन्होंने जो चीजें लिस्ट की वो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे उनका ईरान की मंशा जो है कुछ और भी है। वो इससे पहले अपनी जाहिर कर चुके हैं, वो है कि वो आंख का बदला आंख से लेंगे। ओहो, मतलब उनकी निशाने पर नेतन्याहू या टॉप लीडरशिप है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जब तक ऐसा कुछ वो कर नहीं देते या कोई बड़ा नुकसान नहीं कर देते, जब तक वो इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं है। देखिए, ईरान के साथ इस टाइम जो है, ईरान का ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है, उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उनकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी डैमेज हुआ है। इससे ज्यादा डैमेज कुछ होने की उम्मीद नहीं है। अगर हताश हो के अमेरिका और इजराइल सिर्फ लोगों की अगर जाने लेने लगे तो वो अलग बात है, वरना वहां पे एक इनका खुद कहना है कि हमारे पास बॉम्बिंग के लिए कुछ और बचा नहीं है। तो इस वक्त ईरान का मुझे लगता है कि वो इस इंतजार में है कि कहाँ इजराइल में वहां पहुंच सके जहां वो पहुंचना चाहते हैं, और अपने उनका जो नुकसान हुआ है, उनकी जो बेइज्जती हुई है, उनकी जो लीडरशिप का जो नुकसान हुआ, उसका बदला वो निकाल सके। उसके बाद वो बात करेंगे सीज फायर की। बड़ी बात, बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, ये कह रहे हैं कि भाई मुस्तफा खामनाई चाहते हैं कि एक कोई अपने पिता का और सुप्रीम लीडर अली खामनाई, इमाम अली खामनाई की मौत, बाकी जितने लीडर्स मारे गए, डिफेंस मिनिस्टर या फिर आर्मी चीफ, या फिर वो जो 175 बच्चियां मारी गईं, जिनकी जिनकी हत्या हुई स्कूल के अंदर, उन सब का इंतकाम लेना चाहते हैं। और टॉप लीडरशिप, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, उस पर हमला करना चाहते हैं। यानी जब तक कोई बड़ा हमला नहीं कर देंगे तब तक मुस्तबा खामनाई और उनकी इस्लामिक सेना रुकने वाली नहीं है। प्रेशर जाहिर तौर पर ट्रंप पर है, प्रेशर जाहिर तौर पर नेतन्याहू पे है। ट्रंप पर प्रेशर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं बाजार और स्टॉक मार्केट क्रैश करता चला जा रहा है। ये जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव ट्रंप पर आ रहा है। और ट्रंप के सामने इलेक्शन है, नेतन्याहू के सामने इलेक्शन है। ऐसी स्थिति में दोनों चाहते हैं कि भाई कोई रास्ता निकले, लेकिन अब जंग का जो रिमोट कंट्रोल है वो मुस्तबा खामनेई के हाथ में। तो फैसला जो है वो खामनेई को करना है। ट्रंप इस वक्त बहुत बड़े डिसीजन मेकर फिलहाल नहीं है, ऐसा बॉबी नकवी साहब का कहना है। बॉबी साहब, आप आए इस शो में, और जो आपने बहुत सी बातें बताई जो जंग में मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर बॉबी नकवी फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।